गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्यापार चक्र के सिद्धांत। अब तक हमने 5 सिद्धांत पढ़ लिए हैं। आज हम उससे आगे चलते हैं। सैमुअल्सन का व्यापार चक्र मॉडल। व्यापार चक्र के ऊपर जैसा कि आपने शुम्पेटर थ्योरी देख ली है, इसके अलावा हमने किन्स की थ्योरी देखी है। किन्स की थ्योरी में गुणक के बारे में बताया गया। सैमुअल्सन की जो व्यापार चक्र की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उसमें गुणक और त्वरक दोनों को ही इसका कारण बताया गया है। किसका? व्यापार चक्र का कारण बताया गया। यानी कि गुणक और त्वरक ये दोनों आपस में अंतर क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और इसके कारण व्यापार चक्र की उत्पत्ति होती है। ये मानकर चलते हैं कि वर्तमान उपभोग पिछली अवधि की आय पर निर्भर करता है। यानी उपभोग का फंक्शन क्या हुआ? उपभोग का फंक्शन हो गया आपके सी टी इज द फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस वन। वाई टी माइनस वन क्या है? वाई टी माइनस वन है आपके पिछले अवधि की आय। तो पिछले अवधि की आय के ऊपर वर्तमान अवधि की उपभोग निर्भर करता है। यहाँ ध्यान रखिए कि जब टी आता है तो इसका मतलब होता है वर्तमान अवधि का जिक्र हो रहा है। और अगर किसी के ऊपर इस तरीके से आता है वाई टी माइनस वन, तो इसका मतलब ये हो गया कि पिछली अवधि, ठीक है, टी से पीछे की अवधि के बारे में जिक्र किया जा रहा है। यानी उस अवधि की इनकम से डिसाइड होता है वर्तमान अवधि का क्या? वर्तमान अवधि का उपभोग। आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार वर्तमान चालू निवेश वर्तमान उपभोग तथा एक अवधि पूर्व के उपभोग के अंतर का फलन है। यानी इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन हो गया? इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ सी टी माइनस वन। ठीक है, यानी आप यहाँ देख सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है। ये यानी वर्तमान अवधि का उपभोग किस पे निर्भर करता है? वर्तमान अवधि के उपभोग के ऊपर, और पिछली अवधि के उपभोग के अंतर से आपका वर्तमान समय का निवेश डिसाइड होगा। ठीक है ना। यानी इन्वेस्टमेंट किस पे निर्भर करता है या किससे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है वर्तमान अवधि के उपभोग से और पिछले अवधि के उपभोग के अंतर से ये डिसाइड होता है। ठीक है। अब हम अगर सैमुअल्सन की थ्योरी के अनुसार चलते हैं तो इनकम का जो रूट होगा उसको हम देखते हैं एक बार। इन्होंने 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात की है। यानी 3 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? वहाँ पर इनकम काउंटिंग के अंतर्गत आपका परिवार क्षेत्र आ जाएगा, घरेलू क्षेत्र, तो उसका उपभोग आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र निवेश का आ जाएगा, और तृतीय आप सरकारी व्यय को इसमें इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि आपका व्यापार नहीं हो रहा है, व्यापार से कोई संबंध नहीं है। तो आप यहाँ देखिए जो इनकम है वह किस पे डिसाइड हो रही है? वाई टी ये किसके बराबर है? जी टी प्लस सी टी प्लस आई टी, है ना। यानी वर्तमान अवधि के सरकारी व्यय पर, कंजप्शन के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इससे आपका वाई का डिटर्मिनेशन हो रहा है। कौन सी वाई का? वर्तमान अवधि की वाई का डिटर्मिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सी टी किस पे डिपेंड करता है। सी टी को अगर हम देखें तो अभी हमने देखा ही है कि लास्ट अवधि की जो लास्ट पीरियड की जो इनकम है उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो स्मॉल बी दिखाया जा रहा है वह स्मॉल बी क्या है? ये एमपीसी को बता रहा है। एमपीसी यानी आपकी क्या है? सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान कितना होता है? 0 से अधिक लेकिन 8 से कम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी का मान डिसाइड होता है कितना? 0 से अधिक और 8 से कम। तो ये आपकी एमपीसी है। आगे हम देखते हैं निवेश की अगर बात करते हैं तो निवेश के लिए क्या दिखा रहे हैं? ये है वी आई टी वी इक्वल्स वी ब्रैकेट में आप देखिए सी टी यानी वर्तमान अवधि के उपभोग माइनस सी टी माइनस वन यानी लास्ट अवधि का जो उपभोग है, इन दोनों के बीच का अंतर। यहाँ पे जो स्मॉल वी दिखाया जा रहा है वह क्या है? ये है त्वरक। ठीक है, एक्सेलरेटर। अब और अगर हम निवेश की बात करें, सरकारी व्यय की बात करें, तो सरकारी व्यय को इन्होंने ऑटोनॉमस माना है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आय से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी आय का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब इस समीकरण के मान को आप यहाँ रख दीजिए। यहाँ रखेंगे तो क्या पता चलता है? वाई टी बराबर जी टी प्लस बी वाई टी माइनस प्लस वी स्मॉल वी सी टी
माइनस CT-1, ठीक है। तो ये आपने ये मान रख दिया है। अब इस मान को अगर आप यहाँ पे रखने के बाद में आप देखिए, मैं ये कर सकती हूँ, यहाँ पे ये किया जा सकता है, इस CT की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, BYT-1 क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि CT का मान तो यही है। तो ये मान अगर मैं यहाँ डाल देती हूँ, CT के ऊपर ये मान डाल देती हूँ, तो यहाँ पर ये YT-1 आ जाता है, ठीक है। YT-1 आ गया है। साथ में आप एक और चीज़ देखिए, B भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो आप ये B देख रहे हैं, ये MPC है, ये V है, एक्सेलरेटर है, ठीक है। और आप यहाँ देखिए YT-1 और YT-2, ये आपके उपभोग की बात है, क्योंकि CT-1 ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा YT-2, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ YT-2 का मान आ गया है, और इधर CT का मान देखें तो ये YT-1 आ गया है इधर भी। तो आप इस मान को यहाँ रख सकते हैं। अब अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, जी को मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वह स्थिर मान लेते हैं, और इसका मान अगर हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब और B और V यानी MPC और एक्सेलरेटर, इनका अलग अलग मूल्य माने तो आय में वृद्धि का क्रम निम्न तालिका से हम देख पाएंगे। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए आप कि B का मान कभी भी 8 से अधिक नहीं होगा, ठीक है, और 0 से कम नहीं आएगा, और त्वरक का मूल्य कभी भी 0 से कम नहीं होगा, ये 0 से अधिक होगा, ये 8 से ऊपर भी जा सकता है। तो अब अलग अलग समय अवधि में हम इनकम में वृद्धि को देखते हैं। जैसे कि पहले वाले आप इसको देखिए, B बराबर 0.5 ये मान दे रखा है, और V का मान क्या है, 0। अब पहली समय अवधि में इनकम कितनी होगी, इनकम को डिसाइड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला रखा ही है ना। अब GT का मान क्या है, 100, B का मान क्या है, 0.5, YT-1 हमें अभी तक नहीं पता है ना, YT-1 का मान हमें अभी नहीं पता है, तो थोड़ा सा छोड़ दीजिए आप। फिर है B का मान क्या है, B का मान आपके आ गया, इसमें 0.5 आ गया मान, ठीक है। और ये आपका V का मान क्या है, V का मान है 0। अब 0 को आप किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। तो यानी ये पूरा का पूरा जो आपका प्लस के बाद में ये जो इक्वेशन बैठ रही है, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। ये 0 हो गई है। अब अगर मान लीजिए YT-1 का मान, अब हम करते हैं यहाँ पे YT-1 आपका कितना है, यहाँ पे इसको हमने लिया, कुछ भी मान रख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि अगर इसमें अगर मान लीजिए 100 रुपये हम मान रखते हैं, YT है ना, YT-1 यानी पिछली अवधि की जो इनकम है वो हम 100 रुपये मान रखते हैं। तो यहाँ 100 करेंगे अपन, तो ये इनको इंटू करेंगे तो आपके ये 50 आ जाएगा। 50 प्लस 100 कितना हुआ, 100 आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो 150, यानी अगले टाइम की जो इनकम होगी वो कितनी होगी, 150 हो जाएगी। इसी तरीके से आप दूसरा मान भी देखो, दूसरी अवधि का मान देखते हैं हम, 150 आ गया अपने। अब आप देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, वो तो 100 के बराबर ही आ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आप 100 ले लीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद में आप देखिए 100 के बाद में प्लस कीजिए 0.5 आपका क्या है, MPC। पिछले अवधि की इनकम कितनी है, पिछले अवधि की इनकम है अपनी कितनी, ये अपने आ रही हैं यहाँ पे, आप 150 ले लीजिए, ठीक है। और इनकम और आगे की जितनी भी हैं वो आपके 0 है, तो वो आपके प्लस में कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। अब इनका जब आप मान निकालेंगे तो वो आपके आएगा नेक्स्ट टाइम के लिए 175, ठीक है, 175। तो इस तरीके से आप मान निकालते चलिए तो आपके पास में ये आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम B की वैल्यू 0.5 ही रखते हैं, लेकिन V की वैल्यू बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि वैल्यू बढ़ाने से इनकम में कितना इंक्रीमेंट या इनकम कितनी बढ़ रही है, 100 नेक्स्ट टाइम के लिए 250, आगे के लिए 375। इसी तरीके से B का मान आप बढ़ा दी, B का मान 0.6 कर देते हैं, और V का मान आपका रहता है 2, ठीक है। तो आपके पास में इनकम जो आ रही है वह है 100, 280, 484 है ना। इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं, B का मान बढ़ाते जा रहे हो और V का, दोनों को मान बढ़ाने से इनकम में कितना इंक्रीज हो रही है, ठीक। ये आप इस तालिका को देख के पता लगा सकते हो कि आपकी इनकम का कितना ये बढ़ रहा है।
ठीक। अब इसमें हम अगर बात करें, ये सारे मान आपको अपने फॉर्मूले में डालते जाना है, इसका आंसर आता जाएगा। अब जब हम बात करें सैमुअल्सन के व्यापार चक्र के मॉडल की, तो उन्होंने 5 तरीके की परिस्थितियां बताई हैं। जैसा कि अगर b का मान हम 0.5 रखते हैं और v का मान 0 रखा जाता है, तो उस समय आपके व्यापार चक्र की प्रकृति कैसे होगी, वह चक्रहीन पथ बन जाएगा। ठीक है, चक्रहीन पथ का आप डायग्राम अभी देखेंगे हम। इसके बाद में हम चलते हैं सेकंड अवधि में, b का मान 0.5 दे रखा है और v का मान 1 दे रखा है, तब उस समय आपका जो व्यापार चक्र आएगा वह उतार चढ़ाव वाला होगा, परिमंदित, थोड़ा सा मंद होगा लेकिन उतार चढ़ाव रहेगा। नेक्स्ट टाइम और देखिए आप, b बराबर 0.5 और v बराबर 2 है, तो स्थिर विस्तार के उतार चढ़ाव वाला व्यापार चक्र मिलेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और देखिए, b बराबर 0.6 और v बराबर 2 है, तो विस्फोटक चक्र बनेगा अपना ये। और आगे और चलते हैं, b का मान 0.8 रखते हैं और v का मान आप रख रहे हैं यहाँ पे 4, तो आप ऐसे में चक्रहीन विस्फोटात्मक पथ हमें प्राप्त हो रहा है। तो आपने ये महसूस किया होगा कि एक्सेलरेटर का मान जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, व्यापार चक्र की प्रकृति कैसे होती जा रही है, विस्फोटात्मक इसकी प्रकृति होती जा रही है। अब हम इसमें देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं, जैसा पहला है चक्रहीन पथ, तो b का मान 0.5 दे रखा है, v का मान 0 है। अब इसमें आप देखिए कि गुणक का है, ये यहाँ पर सिर्फ गुणक ही आपका काम कर रहा है, त्वरक कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखने से पता चलता है, एक्स अक्ष पर देखिए टाइम है और वाई अक्ष पर आउटपुट को दिया गया है। यहाँ जो आपका व्यापार चक्र है ये आपका, तो इसकी देखिए, इसकी जो प्रकृति आ रही है ये किस तरीके से ये छड़ रहा है, तो आप यहाँ इसको, यानी ये कौन सा पथ है, चक्रहीन पथ आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम में गुणक और त्वरक दोनों कार्य कर रहे हैं, यानी 0.5 और v का मान क्या है, 1। अब ऐसी स्थिति में आपका व्यापार चक्र कैसा होगा, परिमंदित चक्रीय पथ की स्थिति होती है, यानी डैम्प्ड साइक्लिकल पथ, है ना, जो स्थैतिक गुणक स्तर के इर्द गिर्द उतरता चढ़ता है और धीरे धीरे उस स्तर तक बैठ जाता है। ठीक है, यानी आप इसको डायग्राम से ही देखेंगे तब समझ आएगा आपको। ये देखिए, ये जो हमने कब ये कौन सा है वाला है, ये है आपका, आप देखें यहाँ पे एक्स अक्ष पर ये जो हमने लिया है व्यापार चक्र, ये व्यापार चक्र हमने लिया 0.5 हम मान रहे हैं गुणक का मान और 1 मान रहे हैं त्वरक का मान। और उस समय परिस्थितियों में जो व्यापार चक्र आपका बन रहा है, ये देखिए इसकी शेप कैसे आ रही है, आगे जाकर ये संतुलन अवस्था के अंदर, है ना, उसमें ही बैठता जा रहा है। ठीक है, वहाँ आके ये बैठता जा रहा है। ये बैठ रहा है। आगे इसमें आप देखिए, ये भी डायग्राम आपका हो चुका है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, अगर मान लीजिए b का मान 0.5 है और v का मान 2 है, ऐसी स्थिति में जो आपका व्यापार चक्र है वह कैसा होगा, उतार चढ़ाव वाला होगा, स्थिर विस्तार के साथ उतार चढ़ाव वाले व्यापार चक्र की स्थिति आपको मिलेगी, जो स्वयं गुणक के स्तर के इर्द गिर्द बार बार घूमता है, यानी कांस्टेंट रहेगा। इसकी जो ऊपर नीचे होने की जो रफ्तार है, आप देखिए विस्तार इसका बिल्कुल एकदम ऐसा आ रहा है कि ऊपर जाके नीचे आ रहा है, माने बैठ नहीं रहा है, ये संतुलन स्थिति पर बैठ नहीं रहा है, ये वहीं पर सर्कुलेट हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में एक और देखिए आप, जब b का मान 0.6 है और v का मान 2 है, तो आपका ये जो व्यापार चक्र आएगा ये कैसा होगा, ये विस्फोटात्मक होगा। अब आप यहाँ देखिए कि जो ये आपका फ्लैक्चुएट जो हो रहा है व्यापार चक्र, ग्रोथ जो हो रही है, ग्रोथ बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते इसमें दोलन की प्रवृत्ति आ रही है और ये दोलन बहुत ज़्यादा तीव्र होता जा रहा है। एक और हम देखते हैं व्यापार चक्र के बारे में कि 0.8 मान रखते हैं MPC का और v का मान रखने पर 4, तो हमें किस तरीके का विस्फोट मिलेगा, विस्फोटात्मक ऊपर जाता हुआ पथ मिलेगा। और इस स्थिति में आय वृद्धि क्या होगी, चक्रवर्ती दर तक पहुंच जाती है, जैसा कि ये डायग्राम आप देखेंगे यहाँ पे ये है आपका, ये देखिए ये डायग्राम आपको ध्यान हो। नेक्स्ट जो लास्ट डायग्राम हमने देखा था उसकी शेप कैसी थी, उसकी शेप ऐसी थी। ठीक है, और इस डायग्राम की शेप कैसे जा रही है, इसकी शेप इस तरीके से जा रही है, यानी विस्फोटक तो है ही,
चक्र नहीं बन रहा है, यानी चक्र का मतलब इस तरीके की शेप नहीं आ रही है, लेकिन विस्फोटक तो है ही डायग्राम आपका, और यहाँ पर दूसरे वाले में आपका विस्फोटक डायग्राम नहीं था। अब अगर हम बात करें एक्चुअल परिस्थिति में, देखिए तो कौन कौन से डायग्राम हमें प्राप्त होते हैं व्यापार चक्र में, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपने ये 2 3 4, ठीक है, ये वाला परिमंदित चक्रीय पथ ATA और ATA, इस तरीके के जो डायग्राम हैं, इस तरीके के ये प्रकृति वाले हैं, कौन से वाले, चक्रीय प्रकृति वाले हैं, और उसमें जो तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति प्राप्त नहीं होती है, अनुभव सिद्ध नहीं है, यानी मिली नहीं है कभी ये एक्सपेरिमेंट में, लेकिन 2 ही चक्रों का हमें सामना करना पड़ता है। कौन कौन से हैं वह चक्र, ATA है और ATA है, इस तरीके का चक्र हमें प्राप्त हो रहा है। अब वह सैमुअल्सन के मॉडल की अगर समीक्षा करें हम, तो सैमुअल्सन ने चूँकि दोनों को लिया है, और दोनों को मीन्स गुणक और त्वरक दोनों का मान लिया है। ये कहते हैं कि बिना गुणक या बिना त्वरक के आप व्यापार चक्र को बता नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी अकेले गुणक और अथवा अकेले त्वरक की तुलना में ये दोनों मिलकर संयुक्त प्रभाव से आय में भारी चक्रीय उतार चढ़ाव को जन्म देते हैं, अतः इनका विश्लेषण स्थिरीकरण नीति में भी उपयोगी उपकरण है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि गुणक का मूल्य जितना अधिक होगा, चक्रहीन पथ की उतनी ही संभावना अधिक होगी। अभी आपने देखा गुणक का मान जब हम 0.5, 0.6, 0.78 लेकर जा रहे थे, तो गुणक क्या है, चक्रहीन बनता जा रहा था, यानी चक्रहीन का मतलब क्या है, आप इसको ले सकते हैं इस तरीके से, है ना, ये तो चक्र इससे आ रहा है, चक्रहीन का मतलब क्या है, या तो ऊपर जा रहा है या इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और जब हम त्वरक की बात करते हैं, तो त्वरक का मूल्य जितना अधिक होगा, विस्फोटात्मक चक्र की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब हम इसकी सीमाओं की बात करते हैं, तो सैमुअल्सन के सिद्धांत में अगर हम बात करें, तो गुणक और त्वरक का मूल्य स्थिर नहीं रहता है। आय के विभिन्न स्तरों पर गुणक और त्वरक के मूल्य को इन्होंने स्थिर माना है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि आय के स्तर में परिवर्तन के साथ साथ गुणक और त्वरक के मूल्य बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है अवधि का स्पष्टीकरण नहीं। सैमुअल्सन व्यापार चक्रों की अवधि की लंबाई का भी विश्लेषण नहीं कर पाए, यानी कहने का मतलब कि एक टाइम बाद में व्यापार चक्र मैक्सिमम पोजीशन में कहाँ तक पहुँच पाता है, इसके बारे में सैमुअल्सन बता नहीं पाए। इसी तरीके से मिनिमम पॉइंट की बात करें तो वो कहाँ तक जाएगा नीचे, इसके बारे में नहीं बता पाए वह। आगे है अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि की प्रक्रिया रहती है, जबकि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने व्यापार चक्रों की व्याख्या अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तिहीनता की दशा मानकर की है। ये एक अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। यही कारण है कि हिट्स ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि की अभिष्ट दर मानकर व्यापार चक्रों की व्याख्या की है। ये क्वेश्चन आ चुका है और ये काफ़ी संभावनाएं रहती हैं इस तरीके के शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन पूछने की, कि वृद्धि की अभिष्ट दर की व्याख्या किसने की है अपने व्यापार चक्रों के मॉडल में। तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि ये हिट्स के मॉडल में हमें ये चीज़ मिलेगी, और जो जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे है व्यापार चक्रों की अधिकतम तथा निम्नतम सीमाओं की व्याख्या नहीं है, इन्होंने इस तरीके की व्याख्या नहीं की जो जिसका हिट्स ने अपने सिद्धांत में कवर किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।